नमस्कार, मैं अखिलेश प्रताप सिंह सम्यक के टू द पॉइंट सेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम आप पढ़ेंगे ग्रासलैंड या घास के मैदानों के बारे में। घास के मैदानों पे चलने से पहले हम आप इनके बारे में देखते हैं कि इनका विकास कैसे होता है। सबसे पहले आपको देखना है कि अगर हम आप पेड़ों के बारे में, आप जंगलों के बारे में, फॉरेस्ट के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पर हम आप पेड़ देखते हैं। उसके बाद हम आप मरुस्थल के बारे में पढ़ते हैं तो मरुस्थल में आपको केवल रेत ही रेत नजर आती है। तो आप एक तरफ आपको वनस्पति दिखाई दे रही है, दूसरी तरफ आपको मरुस्थल दिखाई दे रहा है। यहां पर इसको हम मान सकते हैं कि ये वनस्पति वाला भाग है। यहां पर आपको वनस्पतियां तो हैं, वनस्पतियों में खास करके आपको पेड़ या वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं मरुस्थल दिख रहा है। ये पार्ट आप मरुस्थल के रूप में रख सकते हैं। बीच में एक ऐसा भाग आने वाला है जहां पर आपको ना तो बालू देखने को मिलेगी, सैंड देखने को मिलेगी, ना तो आपको बड़े बड़े पेड़ देखने को मिलेंगे। यहां पर आपको घास भूमियां देखने को मिलेंगी, यहां पर आपको ग्रास देखने को मिलती है। एक तरह से कह सकते हो कि ये संक्रमण का क्षेत्र है, ये ट्रांजिशन जोन है। किसके किसके बीच में? ये पेड़ों और मरुस्थलों के बीच में, वृक्षों और मरुस्थलों के बीच में एक संक्रमण का क्षेत्र है जहां पर बारिश की कमी हुई, लेकिन मृदा में इतनी नमी थी कि यहां पेड़ तो नहीं ग्रो कर पाए, वृक्ष तो नहीं ग्रो कर पाए, लेकिन यहां पर घास या ग्रास ग्रो कर पाई। फिर उसके बाद आगे की तरफ आप जाएंगे तो आपको मरुस्थल का भाग देखने को मिलता है। अब इनकी अवस्थिति के अनुसार इनको हम दो कैटेगरी में रखते हैं, दो भाग में रख के पढ़ते हैं। पहले हमको देखने को मिलेंगे, पहले मैदान उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, जिनको हम आप बोलते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। दूसरे हमको देखने को मिलेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, जिनको हम बोलते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड। वन बाय वन हम इनकी स्टडी करेंगे और विश्व में ये कहां कहां पर फैले हुए हैं उनके बारे में भी देखेंगे। हम आगे चलते हैं। सबसे पहले आते हैं उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, जिनको हम ट्रॉपिकल ग्रासलैंड या सवाना ग्रासलैंड भी बोलते हैं। इन मैदानों का विकास दोनों गोलार्धों में 5 से 25 डिग्री के बीच में, दोनों गोलार्धों में कितना? 5 से 25 डिग्री के बीच में उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाया जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज, मौसम अगर यहां पर देखें तो यहां का मौसम शुष्क एवं आर्द्र मिलता है। यहां का मौसम हमेशा आपको देखने को मिलेगा कैसा? शुष्क एवं आर्द्र। तापमान यहां वर्ष भर लगभग 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है, मतलब कि पूरे साल गर्मी पड़ती है। और बारिश देखें तो 50 से 130 सेंटीमीटर, बारिश ना बहुत कम है ना बहुत ज्यादा है। अगर इस तरह के मैदानों के उदाहरण हम देखें तो इनके मैदान जो हैं, सबसे पहले नाम आता है सवाना। अब सवाना नाम से ही ये जाने भी जाते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। सवाना का जो विस्तार है अफ्रीका के पूर्वी भाग में आप देखेंगे तो केन्या, तंजानिया और सूडान में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। ये वाला जो पार्ट है यहां पर अफ्रीकी सवाना देखने को मिलते हैं। आप टीवी भी देखते होंगे, खास करके उसमें एनिमल प्लैनेट डिस्कवरी चैनल देखते होंगे, तो आपको अफ्रीका का जब भी दिखाया जाता होगा ये पार्ट, जिराफ हो गए, जेब्रा हो गए या चीता हो गए, इसी भाग में आपको देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं तो वेनेजुएला और कोलंबिया में फैले हुए हैं लानोस। इस रीजन में आपको लानोस नाम के ग्रासलैंड मिलते हैं, वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं। फिर हम चलते हैं ब्राजील में सेराडो, ब्राजील का जो भाग है यहां पर आपको सेराडो नाम के ग्रासलैंड मिलेंगे। फिर अमेज़न के दक्षिणी भाग में हमको आपको सिल्वा नाम के ग्रासलैंड देखने को मिलते हैं, जो आप कह सकते हो कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के कैटेगरी में आएंगे। फिर हम चलते हैं ब्राजील, पराग्वे, अर्जेंटीना और उरुग्वे में फैले हुए कैंपोस के बारे में। इस रीजन में कैंपोस ग्रासलैंड फैले हुए हैं। फिर ऑस्ट्रेलियाई सवाना, ये ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड स्टेट में फैले हुए हैं, ऑस्ट्रेलियाई सवाना इस भाग में। फिर उसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं। श्रीलंका में हमको आपको इस तरह के जो मैदान मिलते हैं, ग्रासलैंड मिलते हैं, मैदान नहीं, जो ग्रासलैंड मिलते हैं उनको हम बोलते हैं फटाना, श्रीलंका में। फिर दक्षिण अफ्रीका में इस तरह के ग्रासलैंड को बोलते हैं पार्कलैंड। फिर हम आगे की तरफ चलेंगे तो आगे हमको आपको देखने को मिलेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान या टेम्परेट ग्रासलैंड। यहां पर आप देखेंगे सबसे पहले इनके बारे में, तो ये दोनों गोलार्धों में लगभग 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि दोनों गोलार्धों में कर्क और मकर रेखा से अंटार्कटिक और आर्कटिक सर्कल के बीच इनका विस्तार देखने को मिलता है। इस भाग में अगर मौसम की बात करें तो यहां पर शीत ऋतु में ठंडी बहुत ज्यादा पड़ती है और ग्रीष्म ऋतु में हल्की बारिश के साथ गर्म मौसम पाया जाता है। और अगर हम तापमान की बात करें तो सर्दियों में तापमान यहां पर -0 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और गर्मियों में तापमान लगभग 32 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इस भाग में अगर हम बारिश की बात करें तो 25 से 75 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। मैंने आपको पहले ही बताया था
कि मरुस्थल जो होते हैं वहां लगभग 20 सेंटीमीटर से कम बारिश पाई जाती है। अगर दुनिया के किसी भी भाग में लगातार लंबे समय तक 20 सेंटीमीटर से कम बारिश होगी तो मरुस्थल के रूप में बदलने लगते हैं। इससे ज्यादा बारिश होने का मतलब कि मृदा में नमी बनी रहेगी, वहां पेड़ नहीं आ पाएंगे, तो वहां घास और झाड़ियां आ सकती हैं। तो आप यहां बारिश भी देख रहे हैं और यहां पर आप देख भी रहे हैं कि यहां पर पेड़ आपको नहीं नजर आ रहे हैं, ट्रीलेस रीजन होते हैं। ग्रासलैंड आपको ट्रॉपिकल रीजन में तो थोड़ा बहुत पेड़ देखने को मिल भी सकता है, लेकिन टेम्परेट ज्यादातर आपको फ्लैट नजर आएंगे। अगर आप देखेंगे तो ये ट्रीलेस या वृक्ष रहित या पेड़ रहित आपको नजर आते हैं। इनके जब हम उदाहरण की बात करते हैं तो इनके उदाहरण में सबसे पहले नाम आता है स्टेपी का। अब स्टेपी ग्रासलैंड जो है ये मध्य एशिया से पूरा यूरोप तक फैला हुआ एक ग्रासलैंड है। ये दुनिया का सबसे बड़ा ग्रासलैंड है, दुनिया का सबसे बड़ा चारागाह है। लेकिन यहाँ पर कृषि का विकास कम हुआ है, यहाँ पर आज भी पारंपरिक तरीके से पशुपालन हो रहा है। अभी हम आगे भी देखेंगे और मैदानों के बारे में, फिर वहां देखेंगे तो वो किस तरह से विकसित हुए हैं। लेकिन इस मैदान में अगर हम आप देखेंगे तो गेहूं की, कपास की खेती बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। फिर हम पुस्ताज के बारे में देखते हैं। हंगरी में फैले हुए मैदान को हम पुस्ताज बोलते हैं। ये पुस्ताज जो है ये स्टेपी का ही विस्तार यूरोप में हंगरी तक चला जाता है, जिसको हम पुस्ताज के नाम से जानते हैं। फिर हम अफ्रीका के, दक्षिण अफ्रीका में चलते हैं तो वेल्ड या फेल्ट नाम से हमको आपको टेम्परेट ग्रासलैंड देखने को मिलते हैं। फिर हम आगे की तरफ चलेंगे तो प्रेरी ग्रासलैंड, ये यूएसए और कनाडा की सीमा पर फैले हुए हैं। यहाँ पर कनाडा और यूएसए की सीमा पर रॉकी पर्वत के पूर्व में फैले हुए हैं, इनको हम आप बोलते हैं प्रेरी। फिर उसके बाद हम चलते हैं अर्जेंटीना में, तो हमको आपको पंपास ग्रासलैंड देखने को मिलते हैं। इनका विकास दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में हुआ है और यहाँ पर एक अल्फा अल्फा नामक घास पाई जाती है जो बहुत ज्यादा पोषक तत्व में धनी होती है और पशुओं को खिलाया भी जाता है यहाँ पर। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, मरे और डार्लिंग के रीजन में यहाँ पर डाउन्स नाम के हमको आपको टेम्परेट ग्रासलैंड या शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान देखने को मिलते हैं। फिर न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप पे चलते हैं तो हमको आपको कैंटरबरी ग्रासलैंड देखने को मिलते हैं। भारत में हिमालय के क्षेत्र में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में और जम्मू कश्मीर में बुग्याल और मर्ग नाम से इस तरह के मैदान देखने को मिलते हैं। टेम्परेट ग्रासलैंड में गेहूं की खेती सबसे ज्यादा होती है। दुनिया की कुछ विकसित देश जैसे कनाडा हो गया, जैसे अमेरिका हो गया, जैसे अर्जेंटीना का पार्ट हो गया, या जैसे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड हो गया, यहाँ पर इन भागों में कृषि के साथ साथ पशुपालन का अच्छा विकास हुआ है। डेयरी फार्मिंग हो रही है, मतलब पशुओं को पालकर उनसे दूध निकाला जा रहा है, उनसे अलग अलग प्रोडक्ट बना के बेचे जा रहे हैं और उसके साथ साथ यहाँ पर मांस का भी बहुत बड़ा कारोबार है। तो ये जो ग्रासलैंड हमने आपने देखे, इनका हमारे आर्थिक जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। ये बहुत से देशों की इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की इकोनॉमी तो आप कह सकते हो कि डेयरी फार्मिंग से पूरी तरीके से चल रही है। लेकिन अगर हम देखेंगे, यहाँ पर पहले ही बताया आपको, स्टेपी सबसे पिछड़ा हुआ ग्रासलैंड कह सकते हो। इस रीजन में जो भी देश है वहां पर अभी भी विकास बहुत अच्छे से नहीं हो पाया है, तो ये काफी पिछड़ा हुआ भाग है। कृषि का विकास भी बहुत अच्छा नहीं हो पाया है। पशुपालन भी अभी वही पारंपरिक तरीके से चल रहा है। तो जब भी अब एग्जाम में क्वेश्चन आए, इनके बारे में आपको बता दिया गया है टू द पॉइंट फॉर्म में। आप सारी चीजों को अच्छे से देखें और देखने के बाद इनको वर्ड के एटलस पे जाके मार्क कर लें, इनको नोट कर लें और यहां से कभी भी क्वेश्चन आए तो आपसे गलत नहीं होना चाहिए। धन्यवाद।